वेलकम बैक। आज हम अपनी क्लास में जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रह गए हैं उनको फिनिश करेंगे और इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लेंगे इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स में। और नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ओर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सीखे थे कुछ एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। ओके, तो एसेट्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ये आपके सारे एसेट्स हैं और ये सारी आपकी लायबिलिटीज हैं। ओके, तो अगर ये नोट कर लिया तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा वर्ड है एसेट्स में स्टॉक। ओके, एसेट्स आपको पता है, एसेट्स हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है और हमें बिजनेस करने में हेल्प करती है। अब स्टॉक का क्या मतलब है? ठीक है, स्टॉक वो गुड्स हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। ठीक है, ऐसा सामान जो आप खरीद के लाए हो अपने बिजनेस में दोबारा बेचने के लिए, उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो किताबें आपका स्टॉक हो गई, कॉपीज़ आपका स्टॉक हो गई। अगर आपका जनरल स्टोर है तो सारा जो जनरल सामान है वो सब आपका स्टॉक हो गया जो आप बेचने के लिए लेके आए हो। ठीक है, तो स्टॉक क्या हो गया? गुड्स परचेज फॉर रीसेल। अब स्टॉक जो है वो होता है आपका दो पार्ट में डिवाइड, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखो आपकी सपोज फलों की दुकान है, फल की दुकान में आपके पास 10 एप्पल थे पहले से। ठीक है, प्लस आप 2 एप्पल और लेके आ गए, प्लस कितने हो गए? 2। ठीक है, इसमें से आपने 6 एप्पल बेच दिए। ठीक है, 6 एप्पल बेच दिए तो कितने हो गए आपके पास बैलेंस? आपके पास 6 एप्पल्स बचे हुए हैं बैलेंस। ठीक है, तो आपका स्टॉक क्या है? ये एप्पल, जो भी आपके फल हैं, आपकी फलों की दुकान है, फल आप खरीद के लाए बेचने के लिए, तो फल जो है आपके वो तो हो गया आपका स्टॉक। ठीक है, अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक वो होता है साल की शुरुआत में जो भी आपके पास फल का स्टॉक बचा हुआ था वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। फिर आप कुछ खरीद के लाए, कुछ आपने उस साल बेच दिया, और जो नहीं बिके, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जितना भी आप सामान लेकर आ रहे हो एक साल बेचने के लिए वो पूरा का पूरा बिक जाए। तो जो आपका बच गया एंड में, दैट इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? तो एसेट में सबसे पहला वर्ड है स्टॉक। स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो हम अपने बिजनेस में लेकर आते हैं दोबारा से बेचने के लिए। ठीक है, वो सामान अगर आपके पास पड़ा हुआ है साल के शुरुआत में तो ओपनिंग, और अगर साल के एंड में तो क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा इन्वेंट्री। ठीक है, अब इन्वेंट्री और स्टॉक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों को एक ही तरह माना जाता है, बट इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है। ठीक है, स्टॉक में क्या होता है? आपके पास जो भी आप सामान खरीद के लाए हो बेचने के लिए वो तो हो गया स्टॉक। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, सपोज आपका प्रोडक्शन का बिजनेस, जैसे आपकी बेकरी है। ठीक है, उस बेकरी में आपको केक बनाना है। ठीक है,
अब ये केक बनाने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए होगा, ठीक है। तो केक बनाने के लिए आप क्या लेके आए, फ्लावर, और आप शुगर, और आप मिल्क, क्रीम, ये सारा आप सामान लेकर आए केक बनाने के लिए। फिर इन सबको मिक्स करके आपने प्रोसेसिंग करी, ठीक है। जो भी इसमें काम होना था वो करा, और एंड रिजल्ट में आपने क्या बनाया, केक, ठीक है। तो ये जो सारा सामान है, आप इस सामान को बेचने के लिए आपने नहीं खरीदा। आपने क्यों खरीदा है, ताकि आप इसको यूज करके केक बना पाओ, ठीक है। तो ऐसा सामान जो आप बेचने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए लेकर आते हो, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल की मदद से आप प्रोसेसिंग करोगे और केक बनाओगे, ठीक हो गया। तो जो ये रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है वो भी आएगा आपका इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। स्टॉक अगर खाली देखें, इन्वेंट्री मत देखो अभी, खाली स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, ऐसा सामान जो आप खरीद के लाओ, आप सीधे उसको बेच दोगे, डायरेक्टली बेचोगे, उसमें प्रोसेसिंग या कोई और काम नहीं होना है, उसको कहा स्टॉक, ठीक है। लेकिन इन्वेंट्री के अंदर कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, स्टॉक तो है ही बट इन्वेंट्री के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल का स्टॉक। मतलब ऐसा सामान भी आ जाएगा जिसको आप प्रोसेसिंग के लिए लाए हो, बेचने के लिए नहीं लाए हो, ठीक है। अब देखो, जब आप ये प्रोसेसिंग कर रहे हो तो कभी ऐसा हुआ जैसे आपने मैदा मिला दिया, मैदा प्लस वाटर, ये मिला के आपने डो तैयार कर दिया, अभी इतना ही काम हुआ है। अभी सेकंड जो उसका प्रोसेस है उसमें आपने चीनी मिलानी है, क्रीम मिलानी है, ठीक है। तो अभी आधा काम हुआ पड़ा है, पूरा काम नहीं है। अब ऐसा होगा साल के एंड में कुछ सामान ऐसा भी पड़ा होगा जो पूरा भी नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल भी नहीं है, लेकिन एक स्टेज में पहुंच गया, फर्स्ट स्टेज पूरी हो गई है, बाकी की स्टेज नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब काम चल रहा है, अभी भी इसमें फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी सामान पड़ा हो सकता है आपके साल के एंड में जो आधा ही मिक्सिंग होकर रखी हुई है और पूरा नहीं हुआ है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाएगा आपका इन्वेंट्री में, ठीक है। अब जब सब कुछ हो गया, सारे स्टेजेस, सपोज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज थी, तीनों स्टेजें पार होके आपका केक बन गया है, तो केक क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट भी आएगा आपका इन्वेंट्री में, ठीक है। तो इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है, इसमें स्टॉक तो आता ही आता है, इसके अंदर स्टॉक भी आएगा, पर और भी क्या क्या चीज़ें आएंगी, रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, और फाइनल गुड भी आएगा, ठीक हो गया। तो इन्वेंट्री और स्टॉक का डिफरेंस क्लियर है, ओके। इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक, इसके अंदर स्टॉक भी है, जबकि स्टॉक क्या है, केवल वैसा सामान जो हम डायरेक्ट बेचने के लिए लेकर आते हैं, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेटर, ठीक है। डेटर क्या है, ऐसे लोग जिनको आपने उधार में सामान दिया है वो आपके डेटर कहलाते हैं, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ए ने बी को गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स, ठीक है, और बी ने ए को अभी कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, कोई रुपए नहीं दिए हैं, तो बी क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा ए का डेटर, ठीक है। ऐसा इंसान जिसको हमने उधार में सामान दिया है वो क्या कहलाता है, आपका डेटर, ठीक हो गया। इस डेटर को आप 2-3 महीने का समय दे सकते हो, या जितना भी समय दिया है कि वो कुछ टाइम बाद आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो डेटर कौन होते हैं, जिनको आपने उधार में सामान दिया है, ठीक है, ओके। अब देखो, डेटर के बाद ही एक सिमिलर वर्ड आता है अकाउंट रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल।
अब देखो ए है और ये बी है। ए ने बी को सामान दिया, ठीक है, गुड्स सोल्ड गुड्स। अब बी ने ए को रुपए देने हैं, बट अभी बी के पास रुपए नहीं है ठीक है, तो बी क्या कहलाया, डेटर। ठीक है, अब लेकिन ए बोल रहा है कि मैं ऐसे तो नहीं दूंगा, आपको कुछ ना कुछ मुझको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए ने क्या करा, एक नोट बनाया, ठीक है, जिसमें लिख दिया बी विल पे मी 500 rupees on 1 अगस्त 2022। ठीक है, इसने एक नोट बनाया कि बी मुझको 500 रुपये जितने का भी सामान है वो उतने रुपए देगा, और ये बी को दिया। बी ने इसमें अपने साइन कर दिए। बी ने कहा ठीक है, आप ये नोट रख लो, मेरे साइन किया हुआ नोट रख लो। ठीक है, तो अब ए के पास एक क्या है, सिक्योरिटी है, प्रूफ है कि बी ने ये बिल्स रिसीवेबल हम मेरे को दे रखा है, इसमें अपने साइन कर रखे हैं, अगर ये मुझे नहीं देगा तो मैं कोर्ट में जाके इसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नोट जो कि ए ने बनाया किसने, ए ने, और इसको एक्सेप्ट किसने करा है, बी ने। ए ने लिख के दिया कि तुम मुझे पे करोगे, बी ने कहा हाँ ठीक है, मैं अपने साइन कर देता हूँ, हाँ मैंने मान लिया। तो इसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल, मतलब ऐसा बिल जो मुझे आगे जाके पैसे मिलेंगे, उस बिल से रिसीवेबल मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो डेटर था बी ने बोल दिया हाँ मैं ये दूंगा। अब मैं बी का नाम लिखने के बदले लिख दूंगी बिल्स रिसीवेबल। मेरे पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल, और ये मेरी एसेट है। एसेट क्यों है, देखो अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे पैसे मिलेंगे और आगे चल के मेरे बिजनेस में पैसा आएगा इससे, तो ये मेरी क्या हो गई, एसेट। ठीक हो गया, तो ऐसा नोट जो कि सामान बेचने वाला लिखता है और जिसने खरीदा होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं पैसे दूंगा, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, और ये भी हमारी एसेट होती है। ठीक है, तो डेटर ही जो है वो बिल्स रिसीवेबल में साइन करता है कि ठीक है मैं आपको पे करूंगा। क्लियर हो गया, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। ओके, अब एक वर्ड हमने लिखा था बैंक। ठीक है, जो भी हमारा कैश बिजनेस का वो हम अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं, तो हम अकाउंट में अपने अकाउंट्स में जब हम उसकी रिकॉर्डिंग लिख करते हैं तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम कैश नहीं लिखते। कैश वो होता है जो हमारे पास कैश हाथों में है, पर अब वही कैश हमने अपने अकाउंट में जमा कर दिया, बिजनेस के अकाउंट में जमा कर दिया, तो हम उसको बोलेंगे बैंक। अब वो हमारी प्रॉपर्टी है और उससे हम बिजनेस करेंगे आगे चल के, तो वो क्या हो गया, हमारा एसेट। तो सिंपल है। ओके, एक वर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं वो पैसे जो हमने कहीं और इन्वेस्ट कर रखे हैं, लगा रखे। जैसे आप लोगों ने शेयर्स में पैसा लगाया होगा, या SIP कराई है, RD कराई है, FD कराई है। ठीक है, उसका मकसद क्या होता है कि अभी आपने अपना पैसा उसमें लगाया, कुछ समय बाद आपको वो वापस मिल जाएगा, और उस साथ एक्स्ट्रा जो आपने उसमें इंटरेस्ट इनकम अर्न करी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पैसा लगाया है किस लिए, कि फ्यूचर में बेनिफिट मिले, तो वो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट। वैसे ही बिजनेस में भी ऐसा होता है, कितनी बार बिजनेसमैन जो होता है वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको बिजनेस में न रख के कहीं इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, और फिर वापस जो उससे इंटरेस्ट मिलता है वो बिजनेस में ही यूज होता है। ठीक है, तो देखो इन्वेस्ट उसने कहीं पे कर रखा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके पास उसके प्रॉपर कागज हैं कि हाँ यहाँ पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है और इससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा जो कि मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एसेट। तो इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे आ गए एसेट में। क्लियर हो गया।
एसेट्स क्लियर है। अब आते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज में पहला आपका था क्रेडिटर, ठीक है। जैसे डेटर हमारा एसेट है, डेटर कौन होते हैं? वो लोग जिनको बिजनेस ने उधार में पैसा दिया होता है या सामान दिया होता है। वैसे क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस ने उधार में लिया होता है, ठीक है। ए और बी, ठीक है। ए ने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है। बी ने इसको अभी कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो ए के लिए बी क्या हो गया? फॉर ए बी इज डेटर, ठीक है। ए के लिए बी क्या है? डेटर। क्यों? क्योंकि ए ने बी को सामान बेचा लेकिन बी ने अभी कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो बी को उसने उधार में दिया है, वो बी कहलाएगा उसके लिए डेटर। लेकिन बी के नजरिए से देखें, फॉर बी, बी के नजरिए से देखें तो बी को सामान मिल गया, तो बी को क्या है? टेंशन कि मुझे ए को रुपए देने हैं। और कोई भी टेंशन अगर हो वो क्या कहलाती है? लायबिलिटी। और ए उसके लिए क्या कहलाएगा? ए इज क्रेडिटर। ऐसा इंसान जिसको हमने देना होता है वो कहलाता है क्रेडिटर। जिसको हमने उधार में बेचा वो डेटर, और हमको जिसने उधार में बेचा वो क्रेडिटर। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे भी सिंपल है। एक आ गया आपका बिल्स पेबल, ठीक है। ए ने बी को सामान बेचा, ठीक है। तो बी के लिए ए क्या है? उसका क्रेडिटर, ठीक है। बी ने इसको पैसा देना है। अब पैसा देने के बदले बी ने बोला, मैं एक नोट लिख देता हूं, आई विल पे ए ₹500 ऑन 1 अगस्त 22, ठीक है। और खुद ही साइन कर रखे हैं। उसने बोला कि मेरे को पैसे तो देने हैं ए को, बट अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो इसने बोला कि भाई मैं तुमको एक नोट लिख के दे देता हूँ कि मैं तुमको 1 अगस्त को 500 रुपये पे कर दूंगा, ठीक है। ये किसने बनाया? बी ने ही। तो ये क्या कहलाया? बिल्स पेबल। मैं दे दूंगा, ठीक है। देना है, टेंशन है, दूंगा, तो वो कहलाएगी आपकी लायबिलिटी, ठीक है। तो जब क्रेडिटर जो इंसान है जिसको हमने उधार में जिसने हमें उधार में सामान बेचा है वो कहलाएगा हमारा क्रेडिटर। और अगर हमने उसको क्या करा, उसको पैसे ना देने के बदले बोल दिया कि ये बिल रख लो आप अभी प्रूफ के लिए, हम आपको इतनी तारीख को पे कर देंगे, तो वो बिल पे करना है हमें। आज की टेंशन हमने 2-3 दिन शिफ्ट कर दी, हमने बोला 1 अगस्त को पे कर देंगे, लेकिन टेंशन तो है ही, है ना। तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। क्लियर हो गया? ओके। अब है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेस में हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं मोस्टली वो करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। बिजनेस जो लोग हमारे जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उनके सेविंग्स अकाउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस जो करते हैं, जो बिजनेस का अकाउंट होता है वो क्या होता है? करंट अकाउंट। उसमें एक फ़ायदा होता है, जैसे जैसे बिजनेस की गुडविल होती है ना, जैसे जैसे उसको अपना नाम कमाता है, तो बैंक्स उनको एक फैसिलिटी देते हैं। कैसी फैसिलिटी? सपोज आपके अकाउंट में 500 रुपये ही हैं, ठीक है। लेकिन अब अचानक से ऐसा हो गया कि बिजनेस में आपने किसी को कुछ बड़ा पेमेंट करना है और आपको 600 रुपये चाहिए थे, अकाउंट में है केवल 500 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये जो एक्स्ट्रा हमें पे करने हैं वो है तो नहीं हमारे पास,
लेकिन बैंक क्या करते हैं, ये 100 रुपये, आपने अगर 600 रुपये का चेक दिया किसी कस्टमर को तो पूरे के पूरे 600 रुपये क्लियर कर देगा, बाउंस नहीं होगा वो, ठीक है। 100 रुपये एक्स्ट्रा बैंक ने पे कर दिए आपकी तरफ से, ठीक है। लेकिन जब आपके पास पैसा आएगा तो ये 100 रुपये आपको बैंक को लौटाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 500 रुपये थे। तो ये 100 क्या हो जाता है, दिखाता है आपका नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस के बदले क्या हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस। आपके अकाउंट में 100 रुपये माइनस में दिखाएगा कि आपका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ये एक्स्ट्रा 100 रुपये बैंक ने पे करे हैं, ठीक है। तो अब आपको जब बैंक को तो पे करना ही है ना, टेंशन है कि बैंक को हम पे करेंगे, जब हमारे पास पैसा आएगा 100 रुपये करने ही करने हैं। तो ये जो ये नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, जो बैंक हमारी तरफ से पे कर देता है बैलेंस ना होने के बावजूद, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये भी एक टेंशन है बिजनेस के लिए, उसको पे तो करना ही पड़ेगा बैंक को, तो इसलिए ये आता है लायबिलिटीज में, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? ओके। हाँ, तो हमारा लायबिलिटीज क्लियर हो गया, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। और एसेट्स हमारे क्लियर हैं, उसमें स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल है, बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब हमारे आते हैं एसेट्स में, ठीक है। तो इतना सब कुछ क्लियर है, ओके। अब एक कुछ छोटे से टर्म्स हैं, एक है आपका इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, देखो आपने डेटर्स पढ़ा था, ठीक है। तो डेटर्स कौन लोग होते हैं, जिन्होंने आपका पैसा देना होता है, ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ, सपोज ए और बी थे, ए ने बी को सामान बेचा था 500 रुपये का, ठीक है। बी ने ए को पे करना था, बी है ए का डेटर, ठीक है। अब क्या हुआ कि बी पे नहीं कर पा रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसने केवल 300 रुपये ही पे करे ए को, ठीक है। तो 200 रुपये का नुकसान हो गया, ये क्या हो गया, लॉस, ठीक है। बी ने ए को देने थे 500 रुपये, बट केवल 300 रुपये दिए, ये 200 रुपये का नुकसान हो गया। तो ऐसे डेट्स जो कि डेटर्स जो पे नहीं कर पाते, वो अमाउंट जितना वो नहीं कर पाए उसको बोलते हैं बैड डेट्स, ठीक है। ऐसे डेटर्स जो पूरा का पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उनमें से कुछ ही अमाउंट उन्होंने किया, जो नहीं किया, जितने का आपको नुकसान हो गया, उसको बोलेंगे बैड डेट्स, ठीक हो गया। इंसॉल्वेंट क्या होता है, ऐसे लोग जो अपनी उधारी पे ही नहीं कर पाते, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जब बहुत ज़्यादा लोन उठा लेते हैं बिजनेस में और फिर उसको पे नहीं कर पाते, तो क्या होता है, अब सारे उधार जिनसे उन्होंने उधार लिया सब लोग आ रहे हैं, सब लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई हमारा पेमेंट करो, हम पेमेंट करो, उसकी हालत नहीं है पेमेंट करने की, ठीक है। तो वो कोर्ट में जाएगा और अपनी एप्लीकेशन देगा कि भाई मेरे पास तो इनको पे करने के लिए है नहीं। अब उनको है जान का खतरा, हर कोई उसको धमकी दे रहा है कि मुझे पेमेंट करो, पेमेंट करो, ठीक है। तो कोर्ट के पास वो जाता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी हालत नहीं है ऐसी कि मैं क्या करूं, इनका पेमेंट कर पाऊं। तो कोर्ट क्या करती है, उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है। अब देखो, कोई इंसान क्यों जाएगा, खुद से क्यों जाएगा अपने आप को इंसॉल्वेंट वो करने के लिए। एक बार आप इंसॉल्वेंट घोषित हो गए, बोल दिया कोर्ट ने कि इंसॉल्वेंट है, तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो फिर आप पे दबाव नहीं बना सकते पेमेंट के लिए, ठीक है। अब वो आपने क्या करा, अपने आप को हवाले कर दिया कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब क्या करेगा कोर्ट, एक इंसान अपॉइंट करेगा, वो आपकी सारी प्रॉपर्टी क्या करेगा, बेचेगा। एक इंसान अलॉट किया उन्होंने, उन्हें बोला कि सारी प्रॉपर्टी बेचो जो इनकी बेसिक नीड्स हैं, जो कि इंसान की कपड़े और ये सब कुछ बेसिक नीड्स होती है, उसको छोड़ के वो आपकी पूरी प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा, और उससे जितना भी सामान मिला है वो एक एक करके जो जो उसके उधार वाले थे जितना भी बनता उनको पे कर देगा। अब वो उसके ऊपर दबाव नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट वो लोग होते हैं जो
पेमेंट नहीं कर पा रहे किसी का। सॉल्वेंट वो होते हैं जो अपने प्रॉपरली पेमेंट्स कर रहे हैं, जो उनके क्रेडिटर्स हैं, जिनसे उधार लिया उनको प्रॉपरली पेमेंट कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो इंसॉल्वेंट। क्लियर है? तो ये कुछ अकाउंट टर्म्स थे जो आप अकाउंट्स, जैसे हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा अकाउंटिंग, अभी तो थ्योरी पार्ट चल रहा है, जैसे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ये सारे टर्म्स आते रहेंगे। अभी कुछ और भी टर्म्स बीच बीच में आते रहेंगे, तो वो तो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्लियर कर लेंगे, बट ये ऐसे टर्म्स हैं जो क्लियर स्टार्टिंग से ही होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम इस चैप्टर को, अकाउंटिंग टर्म्स को, यहीं पे फिनिश करेंगे। कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप रिवाइज कीजिए। कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर लूँ। टिल देन, विश यू अ वेरी हैप्पी डे। थैंक यू।